नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। प्रिज्म अपन ने थ्योरी क्लोज कर दी थी, न्यूमेरिकल कर रहे थे अपन। मैंने आपको बार बार बताना है कि 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से निकलता है। तो इस चैप्टर के हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार के इसके और अगले इन दोनों चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल को हम छोड़ें। अब जैसे न्यूमेरिकल में क्या समस्या आती है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। थोड़ा सा एनसीईआरटी में इस बात को शायद ध्यान नहीं रखा गया कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे, लेकिन ठीक है, बच्चा एक मेथड तो सीखता ही है ना। तो अपन तो यही समझ लें कि ठीक है, जैसे मान लो मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से मुझे करनी पड़ती है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से करनी पड़ती है, तो आप ये समझ लो कि ठीक है, आपके हो सकता है कि एंगल वगैरह उनमें सही करके दे दें, आपको ऐसा नहीं करना पड़े। तो उन चीज़ों पर ज़्यादा अपन फोकस नहीं होते। अब इतने उम्र में भी बड़े हो चुके हैं आप लोग कि आप लोग ये समझते ही हैं कि यार आज की तारीख में कौन सी कैलकुलेशन है जो बच्चा नहीं कर सकता, है ना। तो आज की तारीख में कैलकुलेशन छोटे छोटे बच्चों को आने लगी है, इसलिए अपने को करना पड़ता है। तो अपन ने एक तो किया था, मेरा ख्याल है 6 वाला था, है ना, और एक ये 22 है ना। फिर देखता देखा और कुछ, ये बुक का ये सब है ना, बुक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये कहता है 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म। तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण इसने बोला 60 डिग्री। चलो सब, है ना, के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित किया जावे। आपतन कोण पूछ रहा है साहब। आई सवाल तो दमदार लग रहा है ना। आपतित किया जाए कि दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n = 1.524 है ना। अब देखो, ये पहले एक सीन तो क्रिएट करना पड़ेगा अपने को। ये यूं कह रहा है कि आपको आपतन कोण क्या रखना पड़े, है ना। आपतन कोण का मान आप क्या रखें कि दूसरे फलक से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। तो देखो, अपन थोड़ा सा चित्र से आइडिया लगाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चित्र भी बनना तो सुंदर ही चाहिए, भले ही न्यूमेरिकल के लिए ही बना रहे हो अपन। ये तो सब अभिलंब, ये उसका लंब, तो ये तो अभिलंब बना दी मैंने। अभी देखो साहब, अपन बात तो समझेंगे, इसकी बात समझेंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे ना। अब ये अपन ने आपतित प्रकाश, ये आपतन कोण, प्रिज्म कोण तो बता ही दिया इसने, ए है। ठीक है, ये अपवर्तित किरण, तो ये कोण R1 और ये कोण R2, है ना। अब ये प्रकाश इधर ही आ जाए, सघन का सघन में आ जाए, इधर विरल में न चला जाए, तो आपको आपतन कोण का मान बताना है ना साहब। समझ में बैठी बात आपके, है ना। चलो, तो पहले तो क्रांतिक कोण कितना होगा इसका पता लगाते हैं अपन। ये सब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये R2
ये क्रांतिक कोण हो तभी तो जाके पूर्णांतिक, भाई कम से कम क्रांतिक कोण तो हो जाए, उससे तो 0.1 डिग्री भी ज्यादा हो तो पूर्णांतिक पा। तो R2 का कम से कम किसके बराबर होना जरूरी है? इसके बराबर होना जरूरी है। चलो साहब, अब देखा पहले क्रांतिक कोण का पता लगाते हैं, तो 2 फेज में करते हैं, क्योंकि साइन IC इज इक्वल टू 1/n। n का मान इसने दे रखा है 1/, ये सब साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए ही चाहिए मुझे। IC बराबर, IC मतलब, एक मिनट, IC मतलब R2 है ना, ये कितना, साइन इनवर्स 1/1.524। साइंटिफिक कैलकुलेटर मुझे लेना पड़ेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अब 1/1.524 है ना, इनवर्स ऑफ साइन निकालना अपने को, 41 डिग्री आ रहा है साहब। ये IC सोल्व करने पर आएगा 41 डिग्री। तो साहब क्रांतिक कोण इतना होना चाहिए। अब अपन से पूछ रहा है आपतन कोण I, तो आपतन कोण तक तो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे अपन, देखो टेक्निक से करते हैं वहां पर अप्रोच। A है अपने पास, ये कोण है 90 माइनस R1, R1 का पता कर लेंगे अपन। और इधर वाला जो ये कोण है ये 90 माइनस IC लिख दें, R2 लिख दो, R2 और IC एक ही चीज है। ये है, मैं अब जगह तो मेरे पास है नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो इसको मिटाता हूँ और पूरी बात लिखूंगा तो सही, और मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा इसको, है ना। अरे यार इरेजर, चलो अभी तो मैं वहां लिख देता हूं इस एंगल को 90 माइनस R2, R2 का मतलब IC, और ये एंगल होना चाहिए किसके बराबर, IC के बराबर। वो मैंने आपको समझा ही दिया था। तभी जाके ये किरण सघन माध्यम में लौट आएगी, विरल में नहीं जाएगी, यानी पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा। तो सब ऐसा करें, ऊपर ऊपर के ट्रायंगल को देखें अपन, ट्रायंगल XYZ को देखो आप, है ना। तो सब त्रिभुज XYZ में, अच्छा सवाल है साहब, देखने में बुराई नहीं है इस सवाल को। लाल रंग तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, दूसरा रंग लेता हूँ, है ना। ट्राइंगल XYZ में अब तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर यानी 180 के बराबर होना चाहिए। तीनों में कौन कौन से हैं, एक तो 90 माइनस R1 चाहिए मुझे ना, R1 से पूछूंगा मैं। दूसरा 90 माइनस R2, और R2 का मतलब आप समझ ही गए, R2 किसके बराबर, IC के बराबर। और एक प्रिज्म कोण A, इन तीनों का योग होना चाहिए 180। अब देखो R1 आ जाएगा साहब, है ना, यानी 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस 41, IC का मान निकाल लिया था, प्लस प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 बराबर 180। तो साहब अब देखो यह, अरे यार क्या क्या काटूं, ये 90 ये 90 ये 180, ये तो खत्म हो गया भाई, ये 90 उधर ले जाऊंगा तो 180 खत्म हो जाएगा। अब R1 उधर ले गया, 60 में से आप 41 घटा दो
तो 41 घटा दे 9, 19 आया ये। R1 का मान आ रहा है 90 यानी 19 डिग्री। अब साहब ये मान की आ रहा है कि X या इस फलक पर जब प्रकाश गिरेगा तो किस कोण पर गिरेगा, IC मानकर। इससे आया ये कोण, तो बस अब निकाल दो। इसलिए साइन I, स्नेल का नियम, साइन R1 है ना, और अपवर्तनांक सीधा सीधा कांच का, एयर टू ग्लास। ग्लास थोड़ी इसने दे ही रखा ना, इसने किसका अपवर्तनांक दिया था अपने को, पदार्थ का ही दिया था शायद, है ना। एक मिनट, ये गिरा है प्रिज्म के पदार्थ का, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का दे ही रखा है इसने, तो अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो अपन एयर टू ग्लास को लिखें, एन ही लिख देते हैं, एन दे रखा है इसने, तो अपन लिख देते हैं एन। यानी साइन I इज इक्वल टू एन का मान 1.524 इंटू साइन R1 19 डिग्री, है ना। यानी साइन I, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, वो उससे निकाल के, है ना। अब 19 डिग्री का साइन 0.325 इंटू कर दो 1.524, ये 0.496 करीब आता है। 0.496 आया तो मैं इसको 0.5 ही लिख लेता हूँ। अब 0.496 तो कितना नियर है 0.5 है ना। यानी आप देखें तो ये साइन 0.5 का मतलब 1/2 और 1/2 तो 30 डिग्री अराउंड बैठेगा। अब थोड़ा बहुत देखो, मैंने ये 496 है ना, यहाँ एग्जैक्ट क्वांटिटी तो थी 0.496। अब मैंने 0.496 को लेना तो देखो उचित नहीं समझा, मैंने तो 0.5 ले लिया। अब 0.5 लिया, साइन 1/2 30 का मान है, यानी आपतन कोण 30 डिग्री के लगभग होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली। ये तो सब आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे, है ना। अब अपन देखते हैं, देखा कुछ क्वेश्चन अलग से भी अपने को उपलब्ध है क्या। पर इनके क्वेश्चन तो हैं, देखते हैं ना, 1 2 4 अपवर्तनांक वाले भी डाल दें तो अपना काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो प्रिज्म के अन्य सवालों में देखता हूं मैं तब तुरंत, है ना। क्वेश्चन विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला पूछा इसने, तो फॉर्मूला तो लाल पीले बैंगनी रंग के लिए, ये तो अपन ने भी निकाल लिया। प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन किसका होगा, तो सबसे कम विचलन जिसका होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तो विचलन भी लाल रंग का सबसे कम होगा, है ना। इसके अलावा अपवर्तनांक बता रहा है, अपवर्तक कोण बता रहा है ना। अब जैसे इसने बताया, देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है प्रिज्म के अपवर्तनांक 1.5 है, अपवर्तक कोण 30 डिग्री, 30 अपवर्तक कोण 30 डिग्री। ये फंसाने वाला काम है वैसे तो, है ना। 30 डिग्री है। इसके एक पृष्ठ पर लंब आपतित, एक मिनट,
एक वर्णी प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण का मान बताओ। अब ये सब डेल्टा म्यू है ना, इसकी वैल्यू बतानी है। क्लियर? एक मिनट सब है ना, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ सब ठीक है। चलो डेल्टा एम का मान बताना है अपने को। तो अपवर्तनांक है अपने पास, अपवर्तनांक इससे निकालना पड़ेगा शायद ये n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन a बाई 2, यानी अब देखो इसको तो उठा लिया मैंने, कर देता हूँ, लेकिन अब अपन एक्स्ट्रा सवालों में इससे नहीं उठाएंगे ना। बुक के तो ठीक है अपन उठा लेते हैं। n की वैल्यू रख दी साइन 15। अब ये अधूरे कोणों में अब नहीं उठाऊंगा मैं ना, ये मैंने उठा लिया गलती से, पर अब इसको तो करा देता हूँ मैं ना। लेकिन क्या है कि इसे तो अपन बहुत लंबा पड़ जाएगा मामला। साइन 0.25 0.26 बोल दें तो इंटू 1.5 0.388, यानी डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 और साइन इनवर्स 0.388 है ना। ये साइंटिफिक है, इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है, वरना ऐसे कौन करेगा। ये 22.84 है ना, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, ये 22.84 आता है, यानी डेल्टा एम प्लस ए 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको इंटू 2, 45.68 45.68, यानी डेल्टा एम बराबर 45.68 माइनस 30, यानी ये आपका इतना करीब आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो इसको वैसे इसमें अपन डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए से भी कर सकते थे इसको, तो भी इतना ही करीब आता। डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए कर सकते थे। चलो खैर अब इसको अपन ने ले लिया जो कर है ना, तो अपनी एक कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो बैठता है वो अपन ने कर लिया। चलो मैं विक्षेपण क्षमता वगैरह का लेना चाहता हूँ सवाल, तो मैं खटाखट उसी तरफ बढ़ूँ और मैं अब है ना और चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहता। एक कांच के प्रिज्म को जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन तो अपन ने निकाल ही लिया ये वाला है ना, फॉर्मूले निकाल लिए। बस मेरे को क्या है, विचलन कोण या उनमें से मिल जाए। ये लो सब, ये आ गया। विक्षेपण क्षमताएं होंगी 2 की पूछिए। अब देखो सवाल तो जो चाहते थे अपन मिल गया। लाल पीला बैंगनी रंग के लिए क्राउन कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक है ना, लाल के लिए तो इसने दे रखा है 1.5 140, कितना लंबा दिया है। पीला एंड येलो इज इक्वल टू, इसके लिए इसने दे रखा है 1.5170, तथा बैंगनी एंड वायलेट, इसके लिए इसने दिया 1.5318।
है ना। अभी कह रहा है कि साहब विक्षेपण क्षमता बताओ। चलो ये काम तो हो गया अपना, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। तो सब फॉर्मूला एन वायलेट माइनस एन रेड अपॉन एन येलो -1, ये फॉर्मूला है। तो सब 4 अंकों में दिए हैं भारी, -1.5140 अपॉन, इसमें से तो एक डायरेक्ट घटा दूं तो ये रह गया, सॉरी येलो लिख दिया मैंने उसकी जगह गलती से, चलो काट देते हैं, ये मिटा दें ना, नीचे ले लेते हैं अगला। चलो है ना, ओमेगा बराबर एन वायलेट ये रहा है ना 1.5318, एन रेट ये रहा 1.5140 अपॉन एन येलो -1, तो इसमें से मैंने -1 कर दिया पहले से ही 70। अब ये भी वही कैलकुलेटर के भरोसे ही रहा सवाल, है ना। तो बस 1.5358 है ना, 5318 माइनस 1.5140 डिवाइडेड बाई 0.5170, ये आ रहा है सब ओमेगा इज इक्वल टू 0.034, है ना। अब लास्ट देख लेते हैं, कोई अगर अलग से कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 0.034 है ना। इस तो की देखो बस इसमें सर इसी टाइप से हैं जनरली क्वेश्चन, अलग से तो कोई ऐसा नहीं दिखता है। तो इसमें कौन फॉर्मूलों पे हैं ज़्यादातर बेस्ड है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उन्हीं पर आधारित हैं। मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ, इसमें कहाँ तक देखेंगे अपन, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़े, मैं आपको समझाऊँ। देखो आप बस है ना, जैसे ठीक है तो अपन ने यहीं एंड कर देते हैं। डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A, इसका विशेष ध्यान रखना, कोई न्यूमेरिकल ऐसा भी होता है और अभी जैन में नहीं आ रहा, ये सब मैं आपको एंड में करवा भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखना। मैंने अभी ढूंढने की कोशिश की थी, मैंने कोई ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए जो इस पर बेस्ड हो, लेकिन मेरे को क्या है, ऐसा न्यूमेरिकल अब डायरेक्ट दिख नहीं रहा। पर मुझे ये शंका है कि जैसे इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं कई बार, है ना। तो इसलिए अभी जैसे कह रहा है, एक प्रकाश किरण 60 डिग्री प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म की एक सतह पर 15 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, आई दे दिया, है ना। इसका विचलन 55 डिग्री है। अब देखो, चलो आपकी किस्मत थी जो ये सवाल मिल भी गया मेरे को। अब मैं आता हूँ तो इस पर करा भी देता हूँ ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन की सोच रहा था मैं कि आता है तो लो, ये कर ही लो हाथों हाथ, है ना। ये कह रहा है क्वेश्चन में, एक प्रकाश किरण 60 डिग्री प्रिज्म कोण ए बराबर 60 डिग्री, है ना, प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म की एक सतह पर 15 डिग्री पर आपतित होती है। आपतन कोण दे दिया 15 डिग्री, है ना। इसका विचलन 55 डिग्री है, इसका विचलन
55 डिग्री है, ठीक है। अभी कह रहा है निर्गत कोण का मान बताओ, है ना। निर्गत कोण का मान कितना होगा ये आपको बताना है इस सवाल में। 1 मिनट, अरे यार क्या हो रहा है। निर्गत कोण का मान, सवाल नंबर कौन सा था, 1 मिनट, सवाल मिस हो गया। चलो, निर्गत कोण का मान बताना है ना, देखते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए चाहिए, ई चाहिए अपने को। तो ई को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको कर दो इधर, ये माइनस है ना और ये प्लस। तो ई बराबर कितना, डेल्टा का मान 55 डिग्री है ना, आई ये 15 डिग्री और ये 60 डिग्री है ना। तो सब यही है ना। तो डेल्टा में से 15 घटाओ, ई बराबर आ गया आपका 100 डिग्री आ रहा, ठीक है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब इस टाइप में 55 डिग्री 15 डिग्री है ना, 60 55 15, दोबारा इसमें आंसर 100 डिग्री तो नहीं है कहीं। एक प्रकाश किरण 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म की एक सतह पर 15 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इसका विचलन 50 डिग्री। चलो ठीक है, यही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ सब नेक्स्ट टॉपिक्स पे, है ना। अब आ जाते हैं अपन अगले टॉपिक। प्रिज्म को खत्म कर लिया अपन ने, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। प्रकाश का परकिरणन, है ना, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो सब प्रिज्म का काम खत्म हुआ जैसे भी, है ना। मैंने आपको प्रिज्म में क्या क्या बता देना था। देखो, एक तो एनसीईआरटी का ये न्यूमेरिकल हो ही गया था। इसके अलावा एक अपन ने ये ले लिया, चलो, है ना। और एक ये वाला, ये किसका था, अच्छा ये भी अपना बुक का ही था। एक अपन ने इस पे भी आप बेस ले लिया, क्लियर, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस से। चलो सब हो चुके। अब आ जाओ नए टॉपिक पे, बिल्कुल फ्रेश बातें करें। दो तरीके से आप प्रकाश के परकिरणन को एक्सप्लेन कर सकते हो। दो तरीके से मतलब कैसे, अब आप ध्यान से सुनो। जब प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होकर नियमित दिशा में परावर्तित न हो, बल्कि उसी माध्यम में सभी संभव दिशाओं में फैल जावे, तो इस घटना को प्रकाश का परकिरणन कहते हैं। अब ये एकदम तो क्या है, थोड़ा सा समझ में नहीं आने वाली जैसी बात लगती है कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। भाई अपन ने देखा है कि तल पर आपतित प्रकाश या तो तल को पारगमित करेगा, पार जाएगा, उसको तो अपवर्तन कहते हैं, या तल से परावर्तित होकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में जाएगा, उससे हम परावर्तन कहते हैं। पारगमित जाएगा तो अपवर्तन, और उसी तल में या उसी माध्यम में जाएगा तो वो परावर्तन है। तो फिर ये बीच की स्टेज यानी
प्रकीर्णन कहाँ से क्रिएट होता है। तो अब इसको समझाने का दूसरा तरीका है अपने पास। अब आप ऐसे देखो, जैसे रफ सरफेस है ना, ये अपन ने एक रफ सरफेस शो की, क्लियर। खुरदरी पृष्ठ जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं कि एक खुरदरा तल है, ठीक है। इस खुरदरे तल पर आपने प्रकाश आपतित किया, ये खुरदरे तल पर आपतित प्रकाश। अब स्वाभाविक रूप से क्योंकि तल चिकना नहीं है, पॉलिशदार नहीं है, खुरदरा है, तो ये प्रकाश किरण तल से टकराएगी और विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी। एक निश्चित दिशा में, उसी माध्यम में, है ना, एक निश्चित दिशा में नहीं गई, या इसकी दिशा एक नियमित नहीं है। अब इस घटना को आप परावर्तन तो नहीं कह सकते, हाँ ये कह दो कि ये घटना विसरित परावर्तन है। विसरित परावर्तन में तो ठीक है, विभिन्न दिशाओं में किरण का जाना। तो आप इस चित्र को देखकर भी आप परिभाषा बना सकते हैं। मैं चित्र को दिखाने के लिए साइड में हो जाता हूं। उससे आप परिभाषा ऐसे बनाएं कि जब प्रकाश किरण खुरदरे तल पर आपतित होती है तो तल द्वारा उसी माध्यम में प्रकाश किरण का सभी संभव दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। तो साहब परिभाषा आप पहली वाली भी दे सकते हो कि साहब जब प्रकाश किरण तल पर आपतित की जाती है तो एक निश्चित दिशा में परावर्तित न होकर उसी माध्यम में सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सही कह रहे हो आप चाहो तो इस तल को देखकर भी आप परिभाषा बना सकते हो, जिसमें साफ है कि जब खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश किरण टकराती है तो पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में प्रकाश किरण का सभी संभव दिशाओं में फैल जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब सब उदाहरण है ना सर, इसके कुछ एग्जाम्पल। उदाहरण में पहला सबसे शानदार उदाहरण है सूर्य का प्रकाश घर के अंदर कोने कोने में फैल जाना, है ना। देखो सब डस्ट पार्टिकल हैं, वायु कण हैं, वायु में विभिन्न गैसें तो स्वाभाविक एटम वगैरह ऐसे। तो ये जो सनलाइट आती है यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है ये वायु में उपस्थित अणु, परमाणु, इसके अलावा जो प्रकृति में डस्ट पार्टिकल हैं इनसे टकराता है और प्रकीर्णित होता चला जाता है। आगे से आगे प्रकीर्णित होता जाता चला जाता है, इसका मतलब फैलता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे घरों में अंदर की तरफ चौक जाल या कुछ ऐसी व्यवस्था रख देते हैं जहां से सनलाइट आ जावे, है ना। सन डायरेक्ट कांटेक्ट में हो ये जरूरी नहीं है, सनलाइट एंटर कर जाए तो वो सूर्य किरण या वो सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता होता संपूर्ण घर में फैल जाता है। तो साहब कहने का मतलब जबकि चार दीवारी है ना, तो साहब घर के कोने कोने में सूर्य का प्रकाश फैलना ये प्रकाश के प्रकीर्णन का शानदार उदाहरण है। ठीक है, अगली बात है ना, अगली बात प्रकीर्णन में जैसे आप आसमान को देखते हो, आसमान में वाष्प है तो द्रव की छोटी छोटी बूंदें भी हैं, वायुमंडल तो है ही सही, तो वायु पार्टिकल या एटम मॉलिक्यूल वगैरह भी हैं।
इनसे सनलाइट टकराती है और प्रकीर्णित होती है। इससे हमें आसमान आसमानी या नीला दिखाई देता है। क्लियर? अगर मान लो वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो प्रकीर्णन नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल नहीं होते, और प्रकीर्णन नहीं होता तो स्वाभाविक है आसमान हमें काला दिखाई देता। तो आपसे कोई पूछे कि वायुमंडल नहीं होता, देखो इसमें भी एक चीज है बच्चों, आपको ध्यान रखनी, आपको ये देखना होता है कि क्या परिवेश में बात पूछी जा रही है। जैसे पृथ्वी चालक है, पृथ्वी चुंबक है, लेकिन जब मैं विद्युत पढ़ा रहा हूं तो पृथ्वी के चुंबक होने से मुझे कोई मतलब नहीं है, और जब मैं चुंबक पढ़ा रहा हूं तो पृथ्वी के चालक होने से मुझे कोई मतलब नहीं है ना साहब? तो कहने का मतलब, हम जब बात करते होते हैं तो स्वाभाविक है कि अपने वर्तमान सिचुएशन को देखते हुए कर रहे हैं। अब जैसे वायुमंडल नहीं हो तो क्या, अरे वायुमंडल नहीं तो हम जिंदा नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रकीर्णन को तो मारो गोली, अगर वायुमंडल नहीं है तो हमारे कोई जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, या वो सुरक्षित कहाँ रहेगी? तो कई सारे प्रश्न हैं। लेकिन अपन प्रकीर्णन के सेंस में पूछें तो प्रकीर्णन के सेंस में फिर अगर वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो आसमान काला दिखाई देता। ठीक है सर, ये तो हो गए इसके कुछ उदाहरण, है ना। अब अगली बात में डिपेंडेंस, है ना, यानी निर्भरता। प्रकीर्णन किस किस बात पर निर्भर करता है? तो मोटे तौर पर प्रकाश की तीव्रता पे। अब प्रकाश की तीव्रता को इतने आप डीप में मत लो, आप इसके बजाय दो बातों को समझो। ए, जिस वस्तु से प्रकाश टकराता है उस वस्तु के आकार पर, पार्टिकल से, जिस भी पार्टिकल से टकराया उस पार्टिकल के आकार पर प्रकीर्णन निर्भर करता है ना। नंबर 2, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। तो आप इन दो पर फोकस रखो। वैसे तो मैंने तीनों बोल दिए कि प्रकीर्णन, प्रकाश की तीव्रता को आप इतना स्ट्रेस मत दो, है ना, या इतना उस पर कंसंट्रेट होने की जरूरत नहीं है। प्रकीर्णन उस वस्तु या पार्टिकल के आकार पर निर्भर करता है जिससे वो टकराएगा, यानी टकराए जाने वाले कण के आकार पर, यूं से दो आप तो। नंबर 2, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। अब तरंग दैर्ध्य पर पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाओ। वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता इंडिविजुअल मत देखना, प्रकीर्णन की तीव्रता आई तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वैज्ञानिक रेले के अनुसार इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंग्लिश में बोलूंगा तो आप समझ जाओगे मेरी बात को। मैं तीव्रता इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रकीर्णन की तीव्रता, मतलब प्रकीर्णन का ज्यादा होना यानी उच्च तीव्रता, प्रकीर्णन का कम होना यानी निम्न तीव्रता, है ना। तो प्रकीर्णन की, तो रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो आप। जैसे मान लो मैं इधर उधर स्पेस है मेरे पास ना, जैसे मान लो अपन बैंगनी रंग की बात करें, बैंगनी
रंग के प्रकाश के लिए। ठीक है, अब देखो आप इस बात को जानते हो कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य रंगों में सबसे कम है। ये ले, लैम्डा सबसे कम है ना, न्यूनतम। बात को ध्यान से समझना, दृश्य प्रकाश में सबसे कम, मैं भी नहीं कह रहा हूं तरंगदैर्घ्य सबसे कम, दृश्य प्रकाश में सबसे, दिखने वाले प्रकाश में सबसे। इसलिए तीव्रता आई स्वाभाविक रेले के अनुसार सबसे अधिक होगी, है ना। यानी सर्वाधिक प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी रंग का। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं दृश्य प्रकाश की बात कर रहा हूं। दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य 3800 होती है और सबसे ज्यादा 7800 होती है। तो सब दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम सबसे कम यानी न्यूनतम है। तो प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे अधिक होगी, यानी सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैंगनी रंग का। अब प्रकीर्णन को अपनी भाषा में समझाता हूं, सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन होगा? बैंगनी। अपनी भाषा में बात को फिर अपन जल्दी से समझा पा लेते हैं। तो बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलेगा, फैलता है। चलो सब यहां तक की बात आप समझिए। अब एक बात विशेष, जो फैलता है, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, उसका एक दिशिक गुण न्यूनतम होगा। वो एक दिशा में बहुत दूर तक नहीं बढ़ेगा। अब सब मैं उधर ही ले लेता हूं अगले पन्ने पर, क्योंकि फिर मैं इतना कंजस्टेड क्यों करूं। ये तो एक बात हुई। चलो इसके उल्टे को समझो। अब उल्टे को समझो। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो उस उल्टे से इसको समझा दूंगा। अब बात करें लाल रंग के प्रकाश के लिए, है ना। यहाँ स्पेस है अपने पास, तो बात को और बेहतर समझ जाएंगे। अब लाल रंग के प्रकाश की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम है, यानी दृश्य प्रकाश में इसे बोलेंगे हम सर्वाधिक है। दृश्य में ऐसे तो रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य 1,00,000 मीटर है, मैं दृश्य की बातें कर रहा हूं, दृश्य में सबसे ज्यादा। अब रेले के अनुसार तरंगदैर्घ्य अधिक है तो प्रकीर्णन की तीव्रता न्यूनतम होगी, यानी सबसे कम होगी, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। सीधी सीधी बात है। तो फिर जब प्रकीर्णन ही नहीं हुआ, यानी सबसे कम हुआ, तो एक दिशिक गुण इसका सर्वोत्तम होगा, सबसे उत्तम होगा। ठीक है साहब। तो सब एक बार क्लियर कर लें, फिर 2 मिनट का काम बचा है। देखो, रेले के अनुसार प्रकीर्णन की तीव्रता प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है साहब, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य कम है उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा। अब बैंगनी रंग की बात कर रहे हैं अपन, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य
सबसे कम है लैम्डा वायलेट। दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बैंगनी, तो उसका प्रकीर्णन सबसे शानदार होता है ना। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैलना, चित्र में दिख रखा। और जो सबसे ज्यादा फैलेगा वो एक दिशा में बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, है ना। इसके विपरीत अगर इधर बात करें हम, तो इधर देखें तो लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका एक दिशा में बढ़ने का, एक दिशा में संचरण का गुण शानदार होगा। ठीक है साहब। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं। एग्जाम्पल 1 है ना, सूर्योदय व सूर्यास्त पर सूर्य का लाल नारंगी दिखना, है ना। सनसेट देखने जाते हैं लोग बाग, सनराइज भी देखते हैं, है ना। समुद्री इलाके वाले सनराइज भी देखते हैं, सनसेट भी देखते हैं। खैर दोनों ही अट्रैक्टिव होते हैं साहब। उस समय सूर्य लाल नारंगी रंग का दिखाई देता है। क्या रेमेडी है इसके पीछे साहब? तो आप यूं देखें, ये सन है ना, ये अर्थ। अब 2 डायमेंशन पर चित्र है, तो ऐसे रोटेशन बता देता हूं मैं आपको, है ना। अर्थ का रोटेशन इस टाइप से मान लो आप, है ना। अपने को तो छोटी सी बात ही समझ ली। अब देखो, ये प्रेक्षक की 2 पोजीशन है ना। यूं रोटेट कर रही है, तो सनलाइट की पहली किरण यहां आने पर गिरेगी, है ना। पहली किरण, तो इसको कहेंगे अपन सनराइज, यानी सूर्योदय। और अंतिम किरण यहां गिरेगी। इसके बाद तो आप की पीठ हो जाएगी। इसको कहते हैं अपन सनसेट, यानी सूर्यास्त। अब आप देखें, सूर्योदय और सूर्यास्त, इन दोनों समय में प्रेक्षक सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। और जब सबसे ज्यादा दूर है, तो वही प्रकाश उस तक पहुंच पाएगा जिसका प्रकीर्णन कम, मतलब एक दिशिक गुण सबसे शानदार होता हो। और ये किसका होता है? अधिक तरंग दैर्घ्य। अधिक तरंग दैर्घ्य में जमा के दिखाऊं मैं आपको, तो वीप ग्योर, है ना। ये तरंग दैर्घ्य ऊपर जा रहे हैं ना, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रही है। इसकी तो 3800 है और इसकी 7800 है ना। तो साहब जब अपन V से R की तरफ बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है। ठीक है साहब। अब आप देखो, जिनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, जैसे रेड है, ऑरेंज है ना, इनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो इनका एक दिशा में गुण सबसे शानदार होगा। आप दूरी पर हो तो कौन सा प्रकाश दूर पहुंच पाएगा? जिसका एक दिशिक गुण शानदार होता हो। और आप अगर देखेंगे तो रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ये उच्च तरंग दैर्घ्य वाले
अगर कंपैरिजन करें नीचे से, भाई अपने 5-7 ही तो कलर हैं, तो अपन देखें तो ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं अपने को, ये अधिक तरंग दे रही है। अब येलो, ऑरेंज, रेड इनको मिलाओ तो एक बड़ा शानदार सा नारंगी टाइप का कलर बनता है ना। तो इसलिए आपको सनराइज पर और सनसेट के समय सूर्य आपको लाल नारंगी जैसा दिखाई देता है। एग्जाम्पल 2 है ना, खतरे के निशान का रंग लाल होना है ना। अब खतरे के निशान है, अभी मैंने लाल रंग से जानबूझ के लिखा है। खतरे के निशान है वो लाल रंग के क्यों बनाते हैं? आपके लिए बहुत अच्छा, देखो सफेद, पीला और ये नीला और लाल, आप भी गौर करना कि इन सभी रंगों में आपको बोर्ड पे सबसे ज्यादा शार्प कौन दिख रहा है। तो मेरा ख्याल है आप भी इसी निर्णय पे पूछेंगे कि लाल की शार्पनेस अन्य से ज्यादा अच्छी दिख रही है। आप भी पूछेंगे इस निर्णय पर, है ना। चलो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। लाल की तरंग देरी उच्च, तरंग देरी उच्च तो प्रकीर्णन सबसे कम है, फैलेगा नहीं, प्रकीर्णन कम से कम होगा। और प्रकीर्णन कम है तो एक दिशा में बहुत दूरी तक जाएगा। हम खतरे के निशान जहां खतरा होता है वहीं लगाते हैं, खुशी होती है वहां तो लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे ट्रेन में आप सिग्नल बनाओगे लाल रंग के बनाओगे, यातायात के जो बनाओगे लाल रंग के बनाओगे, एम्बुलेंस है उसमें लाल रंग का इस्तेमाल करोगे। तो ये जहां खतरा है, जैसे कोई बिजली का बोर्ड हो, तार वार खुले पड़े हो, वहां भी आप खतरे के निशान का इस्तेमाल करोगे। तो साहब लाल रंग का एक दिशिक गुण बहुत शानदार है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य उच्च होने के कारण प्रकीर्णन न्यूनतम है, तो लाल रंग बहुत दूरी तक जाता है, बहुत दूरी तक। स्पेशली आप ऐसे समझ लो, जैसे पटरियों में कोई खतरा पैदा हो गया, किसी ने कुछ रख दिया या कहीं से पटरी दरक गई, कुछ भी हो गया, किसी आदमी ने देख लिया, तो उसको सहायता करने के लिए, अब ठीक है उस समय तो जो कपड़ा है वो बाकी उसके पास लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़े से फ्लैग या कुछ भी हिला दे तो जो चेन का चालक है उसको दूर से दिख जाए, लाल रंग दूर से दिख जाता है। तो सब सिग्नल वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह दूर से ही दिख जाती है हमें, है ना। आप रात में भी देखना, रात्रि में आसमान की तरफ जब आप झांकते हो गर्मी वर्मी में, सर्दी वर्दी में, तो अगर कोई हवाई जहाज आपके ऊपर से गुजर भी रहा होगा तो रात्रि के समय अन्य बल्ब, उसमें 3 बल्ब शायद जलते हैं, मैंने कई बार ऐसा देखा तो है, लेकिन लाल स्पष्ट दिख जाता है ना। तो स्टार और हवाई जहाज के बीच अंतर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग टिमटिमाएगा बार बार। तो सब प्रकीर्णन कम होने के कारण या एक दिशा में बहुत दूर तक जाने का शानदार गुण होने के कारण खतरे के निशान का रंग लाल रखा गया। एग्जाम्पल 3, आसमान का नीला या आसमानी, आसमानी, आसमानी है ना, दिखना या दिखाई देना, ठीक है। अब सब आसमान, बादल जिसे अपन कहते हैं, ये अपन से बहुत ऊपर नहीं है, समीप है। आसमान बहुत ऊंचा थोड़ी होता है, या आपके इर्द गिर्द वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं,
द्रव की बूंदें हैं, ये सब आपके नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है ये। और जब हम नज़दीक होते हैं तो वह रंग हमें ज़्यादा दिखेगा जिसका प्रकीर्णन अधिक हो, है ना। भाई नज़दीक है, दूर तक जाने में तो लाल ही दिखेगा, लाल और नारंगी पीला, क्योंकि दूर तक तो पहुंच ही वो पाते हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य उच्च है, उनका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए पहुंच जाते हैं दूर तक। लेकिन पास में जब आप हो तो पास में तो एक दिशिक गुण वाले क्यों दिखेंगे, जिनका प्रकीर्णन कम होता है वो क्यों दिखेंगे पास में। पास में तो वो, जब आप पास में हो तो वो दिखेंगे जो ज्यादा प्रकीर्णित होते हो। तो सब आसमान, बादल वगैरह आपसे बहुत ज्यादा दूर थोड़ी है, आपके पास में ही है। तो स्वाभाविक है ये आपके समीप हैं, तो जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, और जिसका प्रकीर्णन अधिक होगा वही आपको दिखाई देगा। तो सब ये आपको आसमान नीला, आसमान इसलिए दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी, नीला, ये देखो ना, ये नीचे वाले रंग हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य कम है ना। बैंगनी है, इंडिगो है, ब्लू है ना। तो ये रंग है, इनकी तरंग दैर्घ्य कम है, बैंगनी, नीला, आसमानी वगैरह। तो जब हमारे कोई चीज समीप होती है तब तो प्रकीर्णित रंग अधिक दिखेगा, यानी जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। तो हमें क्या दिखेगा वो आप समझ जाओ। ये साफ दिख रहा है, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ये रंग दिखेंगे। तो आसमान कैसे। फिर इसके अलावा एक बात और छोटी सी समझ लो, जैसा देश वैसा भेष, प्रकीर्णन के सेंस में जैसा पूछे वैसी स्टोरी बना देना। हाँ ये जरूर है, कहीं कहीं कारण पार्टिकल भी होते हैं, है ना, लेकिन अब ठीक है, अपने को इतना ही सफिशिएंट। तो प्रकीर्णन में सब, इससे ज्यादा नहीं है। प्रकीर्णन में जो भी कुछ था वो मैंने आपको परोस दिया, है ना। तो आज ये प्रकीर्णन हो गया, प्रिज्म खत्म हो गया, बाकी चीजें फिर अपन देखते रहेंगे ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब आपके सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आने लग जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी तो पहले तो अपने को इंद्रधनुष पढ़ना है, फिर इसके कुछ, अगर मैं सोच रहा हूँ जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी नए लेक्चर से चालू करें, देख लेंगे जैसा भी होगा ना। तो आज इसमें इतना ही, फिर बाकी अपन नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।